जम्मू कश्मीर के बारामूला के करेरी इलाके दे विच दहशतगर्दी हमला होया अते इस दहशतगर्दी हमले दे विच 3 जवान शहीद होए, जदों कि जवाबी कार्रवाई दे विच जवानां ने 3 दहशतगर्द ढेर भी कीते ने। ओवरऑल जो सिक्योरिटी का सिचुएशन सिनेरियो है आप सबके सामने है और काफ़ी अच्छे हालात हैं पहले के मुकाबले में कंपेयर करने पे। और ओवरऑल जो माहौल है नॉर्मलसी का पहले के मुकाबले में, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। और इस मुलाकात के टाइम पे आपका जो बैरीना सवाल रहता था उसमें भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। 2 जिलों में हाई स्पीड इंटरनेट का प्रोविज़न भी आया है, ये भी एक इंडिकेटिव है कि थोड़ी बहुत उस फ्रंट के ऊपर रिलैक्सेशन का सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दों की तरफ से सिविलियंस को अपना निशाना बनाना, पुलिस और एसएफ को अपना निशाना बनाना, ये ट्रेंड जो कुछ दिनों से देखने को मिला है। अब देखेंगे कहीं पंच सरपंच टारगेट हुए, कहीं को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टारगेट हुए। 14 तारीख को हमारे नौगाम क्रॉसिंग के नाके के ऊपर हमारे 2 पुलिस के जवान शहीद हुए। और आज सुबह करेरी पट्टन में हमारी एक पेट्रोल कम नाका पार्टी के ऊपर अटैक हुआ, जिसके चलते सुबह ही सुबह हमारे एक जांबाज एसपीओ मुजफ्फर जो हैं वो शहीद हो गए। और उसके साथ जो सीआरपी के 2 जवान वो भी जख्मी हुए थे, जो बाद में शहीद हो गए। उसके साथ वहाँ का ऑपरेशन जारी हुआ जो सुबह से लेके अभी तक चल ही रहा है। जब आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। सुबह फायर फाइट हुई, बंद हुई, एक आतंकी मारा गया। दोबारा फायर फाइट सर्च के दौरान शुरू होगी, फिर एक आतंकी मारा गया। और अभी आधा घंटा पहले फायर फाइट दोबारा शुरू हो गई, जिसमें सुनने में आ रहा है कि एक आतंकी लगभग इतला कंफर्म हो रही है कि मारा गया है। उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। सुबह के चल रहे ऑपरेशन में जो 2 आतंकी मारे गए, उनकी पहचान जो हुई है उसमें एक सजाद हैदर है अलियास जज्जा, जो सोपो डांगरपुरा का रहने वाला है। और ये भी 2016 की विंटेज का मिलिटेंट है, जो लगभग उसी तर्ज का है जिस तर्ज पे बुरहान वानी अपने एरिया में चला करता था। उसी तर्ज को पकड़ करके ये भी नॉर्थ कश्मीर में एक्टिव था। अगर बुरहान वानी ने बहुत ज़्यादा लोगों को दहशतगर्द बनाया होगा साउथ कश्मीर में, इसने भी अपने एरिया में नॉर्थ कश्मीर में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक कम से कम इसके 20 के करीब जो लोग दहशतगर्द बनाए हुए उनको हम लोग पकड़ चुके हैं। और बहुत सारा लोग जो OGW का इसका नेटवर्क था, जो 3-4 जिलों के अंदर ऑपरेट करता था, उसको भी न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। इसका लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और कुछ अर्सा पहले जो 8 जुलाई को वसीम बारी और उसकी फैमिली की किलिंग हुई थी बांडीपुर के अंदर, उसका मेन आर्किटेक्ट ब्रेन यही था जिसके जरिए से वो किलिंग प्लान हुई। और उस फैमिली के 3 जो लोग हैं, वसीम बारी और उसके ब्रदर और उसके फादर जो है उस अटैक में मारे गए थे। उसके अलावा 1 जुलाई को सीआरपी के ऊपर हमला हुआ था सोपोर में, उसमें भी 1 जवान जो है शहीद हुआ था और 4 जख्मी हुए थे। एक टावर गार्ड था ईदुल अमीन, बहरामपुरा सोपुर का रहने वाला, उसको मारने में भी इसी का हाथ था। इसके अलावा गुलाम मोहिउद्दीन शेख जो बम्बई का रहने वाले थे, उसकी भी ऑर्चर्ड्स के अंदर इसी बंदे ने अपने ग्रुप के साथ किलिंग करी थी। संग्रामा सोपुर में ग्रेनेड अटैक हुआ था जिसमें
एसएफ के 3 लोग जख्मी हुए थे और सिविलियन भी जख्मी हुए थे, उसमें भी सजाद हैदर ही शामिल था। मुश्ताक अहमद मीर हारवन सोपुर के रहने वाले थे। 24 सितंबर को उसको किडनैप किया गया और फिर मार दिया गया। उसमें भी सजाद हैदर और उसका ग्रुप शामिल था। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਜਾਦ ਉਰਫ ਹੈਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। आपको याद होगा जब अगस्त में 370 एब्रोगेशन के बाद फ्रूट मर्चेंट को निशाना बनाया गया, बाहर के लेबर को निशाना बनाया गया। उस वक्त भी शफी आलम एक बाहर का रहने वाला मजदूर किसी के घर में मैसन का काम करता था, घर में जाके उसको गोली मारी थी। और उसके साथ जो फ्रूट मर्चेंट सोपुर के जिनके घर में अटैक किया था, हदायतुल्लाह राथर उनका नाम है, डांगरपुरा के, ये भी 6 सितंबर को अटैक किया था 19 में। इसमें उनकी 4 साल की पोती जो थी वो भी जख्मी हुई थी और घर के 3 मेंबर और जख्मी हुए थे। उसके बाद जो सिविलियन ट्रैफिक चलती थी उसको रोकने के लिए हाईवे पे गाड़ियों को रोक के आग लगाते थे। 2 मारुति गाड़ियों को वारपुरा के एरिया में आग लगाई गई थी, उसमें भी सजाद हैदर शामिल था। और उसके अलावा लोगों को धमकी देना, दुकान ना खोलने देना, गाड़ी ना चलाने देना, जगह जगह पर जो बाकी एक्टिविस्ट हैं उनको धमकियां देना। और हाल ही में इसने रियाज नैकू की तर्ज के ऊपर जो ऑडियो वीडियो बना करके निकाली थी, जिसके अंदर पुलिस को, मीडिया के लोगों को और बाकी जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं सबको धमकी दी थी, जिनको ये कहा था कि जो नेशनलिस्ट अप्रोच पे चलने वाले लोग हैं या किसी भी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी फ्रैटर्निटी से हों, उनको दहशतगर्द अपना निशाना बनाएंगे और इसका ग्रुप खास तौर पे निशाना बनाएगा। लश्कर तौबा का अगर नंबर 1 टेररिस्ट आप नॉर्थ कश्मीर में कहें तो इसका वो दर्जा था। और पूरे जम्मू कश्मीर में टॉप 10 अगर टेररिस्ट कहें तो टॉप 10 के अंदर सजाद हैदर का नाम आता है, उस दर्जे का ये था। और बहुत सारे घरों को बर्बाद करने में, सिविल लोगों की जानें लेने में, लोगों की ज़िंदगी में खलल डालने में, पुलिस और सीआरपी पे अटैक करने में, सिविलियन को मारने में, जैसा मैंने जिक्र किया, इस तरह की बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में इसका हाथ था। इसी का तैयार किया हुआ, ट्रेन किया हुआ दूसरा आतंकी जो आज इस ऑपरेशन में मारा गया, उसका नाम अनायतुल्लाह मीर है, अंदरगाम पट्टन का रहने वाला है। इसी साल मार्च में उसको तैयार किया था और आज फोर्स के ऊपर अटैक करने के लिए उसी को साथ लिया था। और तीसरा साथी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके चांसेस हैं कि वो फॉरेन टेररिस्ट हो, और सुनने में आ रहा है कि वो उस्मान हो सकता है, जो लश्कर का पाकिस्तानी तरफ से जो नॉर्थ जोन का कमांडर है जो इसके साथ चलता था, उसकी पहचान हो रही है कि वो तीसरा आतंकी है जो इस वक्त एनकाउंटर की जो मुठभेड़ जो अभी चल रही है, एक्सचेंज ऑफ फायर जो अभी चल रहा है, उसमें शामिल है। मैं समझता हूं कि ये आज का जो ऑपरेशन है, इसमें बेशक दिन की शुरुआत में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, मगर जिस तरीके से पुलिस, उसके साथ सीआरपी, उसके अलावा आर्मी ने टेररिस्ट को एंगेज किया पूरा दिन, और अभी जिस तरीके से अभी जो सारा दिन एनकाउंटर चला, ये वाकया में एक बहुत कामयाब ऑपरेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके चले जाने से बहुत घरों के चिराग जो बुझने वाले थे या जिनको आतंकी जो बना चुका है और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ आगे पीछे पूरे नेटवर्क में चला रहा था, इस कार्रवाई के बाद उन घर वालों को भी चैन की सांस आएगी। कल भी अभी एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था बिल्कुल सोपुर के नीचे डांगरपुरा में,
हमें कल भी उम्मीद थी कि इसमें सजाद हैदरी शामिल है। कल एक्सचेंज ऑफ फायर ब्रीफ हुआ, सर्च चलती रही, डांगरपुरा में फिर ऑपरेशन भी हुआ। इतला मिली कि बाग बगीचों से निकल के डांगरपुरा गांव के अंदर चले गए हैं, मगर कल कामयाबी हासिल नहीं हुई। और कल से इसकी नकलो हरकत की बहुत खबर थी कि ये आगे पीछे और किसी जगह पे अटैक करेगा, और कल से इसकी ट्रैकिंग आगे पीछे चल रही थी। और सुबह जूं ही पता चला कि करीरी के एरिया में हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया है, जिसमें एसपीओ और 2 हमारे सीआरपी के साथी शहीद हुए, तो तब से यही शक था और ये शक सही निकला कि इसमें सजाद हैदर ही शामिल था और उसके साथ इसके 2 साथी, जिसका मैंने जिक्र किया, नैतुल्ला, और तीसरा अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी डेड बॉडी की रिकवरी के अभी खबर पूरी तरह कंफर्म नहीं हुई है। अगर वही होता है तो वो उस्मान के नाम से, जो फॉरेन टेररिस्ट, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट काम कर रहा था, वो उसकी पहचान उस नाम से सुनने में आ रही है। तो मैं बाकी जो जगह पर आपके सिविल का माहौल और बाकी चीज़ें जो हैं उसके बारे में पहले ही जिक्र किया है कि माहौल में काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। आपकी तरफ भी 4G में भी थोड़ा बहुत गुंजाइश और आई है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में उसमें और गुंजाइश होगी। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 जवान शहीद हुए सन। इसमें देखिए, हम लोग इस इशू को ऐसे देख रहे हैं कि जो पंच और सरपंच है, जो लोगों के बीच में से उनके नुमाइंदे हैं, जो गांव की सतह पर उनकी नुमाइंदगी करते हैं और डेवलपमेंट से जुड़ी जो स्कीमें सरकार की हैं उनको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने का एक साधन है। क्योंकि ये तरक्की के जो प्रोग्राम हैं उनको आगे बढ़ाने का एक सिलसिला है, तो ये पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में कोई भी वो सिलसिला जो लोगों की फलाह और बहबूदी के लिए होगा, जो लोगों की बेहतरी के लिए होगा, वो पसंद नहीं आता है। तो इसको किसी न किसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हमने कोशिश करी कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा वल्नरेबल महसूस करते हैं उनको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी की जैसी उनकी ज़रूरतें हैं उनको एड्रेस करें, और हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। बाकी जो लोगों के नुमाइंदे हैं, अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो मुझे ये भी भरोसा है कि लोग दहशतगर्दों को ज़रूर सज़ा देंगे, जैसे वो अभी तक सज़ा दे रहे हैं और देते रहेंगे। अगर उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के बीच में से जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप टारगेट करते हैं, तो ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि काबिल बर्दाश्त चीज़ है। तो हम लोग जहां सिक्योरिटी की ज़रूरतें उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जी साहब, एक खबर आई थी कि आईडी लगा करते इस बॉडी के साथ जो सजा उसके साथ एक आईडी उसकी थी। उस बात की तायद नहीं हुई है, अलबत्ता ग्रेनेड तो लेके साथ में चलते, ग्रेनेड भी एक आईडी है, तो हो सकता पाउच में ग्रेनेड और बाकी चीज़ें साथ में हो। रिकवरीज का पूरा ब्यौरा हमने नहीं लिया है। अगर ग्रेनेड भी कैरी कर रहे हैं तो आईडी ही मानना पड़ेगा उसको, बट एज सच के कोई वेल प्लान तरीके से कोई आईडी बेल्ट पहनी थी जब बाकी कोई चीज़ें, इस तरह की खबर अभी ग्राउंड से कंफर्म नहीं हुई है। Mr. Singh, can you tell us how did you manage to link this attack and then how did you manage to get to these people who were killed in this encounter? Can you just give us a little sequence of events that happened after that? Yes, sequence event would be like this. Morning, our party comprising of police and CRPF went to a particular location which was being covered almost on daily basis by them by way of a joint naka. So when this party went in the morning, they were just deboarding the vehicle when the fire came, and the militants at that point of time were from the orchard came onto a bund, and from the bund they started firing over the party, in which our SPO and 2 of our CRPF jawans got gun injuries and subsequently they martyred. The rest of the party got down from the vehicle and they fired in the direction of fleeing militants. Luckily, one of our head constables from the force was able to target one of them who got injured.
So while this news was on, immediately our local team of SOG reached the spot and they engaged the fleeing terrorists for some time till they were joined by CRPF and army. So subsequently this operation continued for whole day. All the orchard area was sort of cordoned by the teams from different locations. The injured militant removed his Ferran, which was blood soaked. They also threw two haversacks. They were carrying some eatables and other clothing and all. They also became very handy. So we were able to push our dog squad also into action. Dog squad led us to a particular location where the injured militants was hiding, and then the gun battle started again. So it continued for the whole day. So initially one was able to neutralize one terrorist, then firing stopped. Other one also was neutralized after some time. So that is how. How far is the road spot and the spot went attack? What is the distance? There's hardly any distance. I think it's in continuation. It's in contiguity of the same place. Encounter took place, I think it started from the same location. Initial firefight was right at the Bund. Same place from where they fired. Our party got onto that spot and they fired back from that location while they were fleeing back. So it started from the same place, and there's a area about 500 yards to 1 kilometer which was actually involved in the operation area. Sir, can you tell us the update about the Shopian encounter which 3 laborers are killed? Shopian encounter, as of now, police is conducting its own investigation. We've already taken samples of the family members of these 3 boys, and we are in the process of identification of the samples. On the army side, they have ordered their own internal court of inquiry, which is in progress. I think army would be able to throw more light on where their inquiry has reached as of now. But I think they are progressing very well. And from our side, we are carrying out our investigation. So, sir, is this the first injured militant? Did he die on a different spot than the other 2? All the 3 were at different spots. It's a big orchard. It's a big orchard. You won't find all 3 of them at one location. Initially, when the CRPF said the militant was very much injured, after taking a shelter on a tree, so he started firing from his. There was no, that was the second militant. He was the second militant, not the injured one. Injured one went a distance and he hid himself in some area. But the second one was sitting on a tree. When one of our officers along with party reached there, he went into the orchard area to find for this injured fellow, but the one sitting on the tree started firing on him. So the injured fellow got killed subsequently. This militant got killed first. This is the sequence. Sorry? So What happened with the Riyasi case? Oh, that is not a Riyasi case actually. That case happened at Jammu. Jammu, that recording took place somewhere, maybe in the area of Bari Brahmana or somewhere. A very serious action was taken. Within, I think, 1 hour we were able to arrest that person who was involved in using bad words for our prophet, and we have taken all required action against them. In fact, the one who made that video has also been arrested. सर, ये जो भारत कश्मीर में जितना भी अटैक होता है सिक्योरिटी फोर्स का नुकसान साउथ में नहीं होता एक वही इज इट कि भारत में क्राइम मिलिटेंस है या शिफ्ट फोकस होता जा रहा है दिस एरिया ऑफ ऑनलाइन अटैक्स? See, it's difficult to generalize, but let my IG answer to that query. में जितना भी अटैक हुआ है आप देखेंगे, चाहे हंदवाड़ा का हो जहाँ हमारे 3 CRPF शहीद हुए थे, शोपुर में 3 हुए थे, और अभी जो हुआ है ये तीनों नाका पॉइंट था। जहाँ भी नाका लगाते हैं तो वहाँ स्ट्रेंथ कम होता है। आज भी एक सेक्शन CRP था, 5 पुलिस वाले थे, बहुत छोटा कंटिजेंट था। तो एक छोटे कंटिजेंट पर अटैक करना मिलिटेंट ईजी होता है, इजी टारगेट मिलता है। रूटीन में डेली वहीं पर नाका लगते हैं, तो फिर मिलिटेंट को पता रहता है कि हाँ नाका लगाना है इसको। लेकिन आज जिस ढंग से पुलिस CRP RE ने रिएक्ट किए, रिस्पॉन्स दिए, इससे मैं समझता हूँ कि मिलिटेंट भी अब अटैक करने में डरेगा। They don't wait even for conclusion of the operation. Today they were so much in hurry that they didn't know that the militants actually involved in the attack has been killed.
So before they knew this, they had already taken the responsibility for this. This is actually, sort of psy-ops from Karachi, and it's being done on behalf of Lashkar-e-Toba and Jaish-e-Mohammed both. And they want to, show that it's only the indigenous kind of outfits which are involved in attacks on security forces and attacks on other people associated with the establishment. So I think they would get wiser with today's incident. हाँ अभी एक जवान को हिप के नीचे गोली लगी थी, ही इज इंजर्ड बट ही इज ओके। ये जो थर्ड वाला मैंने जिसका कहा कि अभी दोबारा से फायर फाइट शुरू हुआ था, बट ही इज ओके। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।